एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। बट बेसिकली सारे एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, तो हम तीनों ही शिफ्ट का कंपैरिजन भी थोड़ा सा इस वीडियो में देखेंगे। और वो कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ मेरे ओपिनियन से नहीं है, मैंने तीनों ही शिफ्ट के एक्सपीरियंस से बात की है एंड देन उनके ओपिनियन के अनुसार, उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही मैंने इन तीनों शिफ्ट का कंपैरिजन किया है। ठीक है, सो फर्स्ट सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नहीं किया है तो। एंड नाउ लेट्स मूव टू द एनालिसिस। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ द एग्ज़ाम। तो जैसे हम मॉक्स में देखते हैं, सबसे पहले जीए सेक्शन आता है, देन इंग्लिश, देन क्वांट एंड देन रीजनिंग। तो सेम वही ऑर्डर था, कोई चेंजेस नहीं था, तो यही था। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने डेली टू डू लिस्ट भी मेंशन की है फॉर द अपकमिंग आरआरबी, आईबीपीएस एंड एसबीआई एग्जामिनेशन। सो इसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, सो नाउ सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ पर 12 अप्रैल की जो शिफ्ट थी उसको मैंने थर्ड शिफ्ट नाम दिया है। देन 10 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट एंड देन 10 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के ओपिनियन के अकॉर्डिंग मैंने ये 12 अप्रैल की जो थर्ड शिफ्ट थी वो सब लोग बोल रहे हैं कि ये इजी टू मॉडरेट थी। क्यों? क्योंकि इस शिफ्ट में नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट के कुछ ज़्यादा ही देखने को मिले। ठीक है, और फिर 10 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट एंड देन 10 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, तो सेकेंड शिफ्ट को सबसे ज़्यादा हार्ड बोला जा रहा है, बट कोई भी 10 अप्रैल की दो सेक्शन रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन की बात ही नहीं कर रहे। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो रीजनिंग और जो इंग्लिश आई थी वो भी टफ थी। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों शिफ्ट वॉज इक्वली टफ। हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि जीए सेकेंड शिफ्ट में और ज़्यादा टफ आया था, बट टफ फर्स्ट शिफ्ट में भी था। ठीक है, सो हम ये नहीं बोल सकते कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में ज़्यादा ही मेजर डिफरेंस देखने को मिला है, बट हाँ, जीए वॉज डिफ़िकल्ट इन द सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, सो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, सो अगर हम थर्ड शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का कंपैरिजन करें तो सेकेंड शिफ्ट वाले को ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। 2-4 मार्क्स तो एक्स्ट्रा मिल ही जाने, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्ले करेगा वहाँ पे रोल। ठीक है, तो ये तो हो गया तीनों शिफ्ट का सुपरफिशियली कंपैरिजन। नाउ हम देखते हैं कि इन तीनों का मैंने ऐसा क्यों बोला है कि थर्ड शिफ्ट वॉज ईजी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने चारों सेक्शन का कंपैरिजन भी बताया है। देखो, पहले हम जीए सेक्शन की बात करते हैं। तो जीए सेक्शन में जो सेकेंड एंड फर्स्ट शिफ्ट थी उन दोनों में डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पर कम हो पाए हैं। अगर हम सेकेंड ऑफ शिफ्ट में बोले तो यहाँ पर 7 to 8 अटेम्प्ट हो पाए हैं। ठीक है, मतलब करेक्ट क्वेश्चन की बात करें, हम एक्यूरेसी की बात करें तो ठीक है 7 to 8, और यहाँ पर 8 to 10। ठीक है, और थर्ड शिफ्ट में मेजोरिटी ऑफ द एक्सपीरियंस ने 10 to 15 इतना तो किया ही किया है। ठीक है, और हम थर्ड शिफ्ट में बात करें भी तो यहाँ से जनवरी, फेब और मार्च से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। बट फर्स्ट शिफ्ट में तो सितंबर, अक्टूबर यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले थे, और कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वहाँ से भी क्वेश्चन मिले थे। मतलब स्लाइटली इंक्लाइन लग रहा था मेरे को ये एसएससी पर। फर्स्ट शिफ्ट का जो जीएस सेक्शन था वो थोड़ा सा एसएससी इंक्लाइनेशन था। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल था ही, और सेकेंड शिफ्ट में भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक है, अब हम आते हैं इंग्लिश सेक्शन पे। ठीक है, तो इंग्लिश जहाँ तक मुझे लगता है, अभी तक जहाँ तक मैंने सुना है, तो फर्स्ट शिफ्ट का जो इंग्लिश का लेवल था वो टफ था, वो डिफ़िकल्ट था। एकदम हार्ड नहीं, बट कंपैरेटिव टू थर्ड एंड सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का इंग्लिश अच्छा था। तो यहाँ पर अटेम्प्ट्स की बात करें तो 20 to 25 फर्स्ट शिफ्ट में अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में बात करें तो 25 to 30 तक अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक है, और थर्ड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ तो लोगों ने 25 to 35 प्लस भी किए हैं। ठीक है, तो ये अटेम्प्ट्स वाइज में यहाँ पर कंपैरिजन बता रही हूँ। ठीक है, और क्वांट की बात करें तो क्वांट तो तीनों ही शिफ्ट में मुझे लगता है कि इक्वली लेवल में आई थी, ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना ज़्यादा टफ, तो इजी टू मॉडरेट था तीनों ही शिफ्ट में। सो क्वांट्स तो एक सबके लिए एक
अच्छा ही स्कोरिंग सेक्शन रहा होगा, ठीक है, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा नहीं था तीनों ही शिफ्ट में, तो यहाँ से तो स्कोर किया होगा बच्चों ने, ठीक है। नाउ रीजनिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट की जो रीजनिंग थी यहाँ पर, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मिसलेनियस जो थे वो कम पूछे गए थे और क्रिटिकल के क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो जब क्रिटिकल के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं तो क्रिटिकल के आंसर्स भी जो पेपर बनाता है, यानी कि जो अथॉरिटीज़ है उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्रिटिकल के आंसर भी उन पर बेस्ड है, ठीक है। तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि हमारे इतने ही सही होंगे और सही ही होंगे। क्रिटिकल रीजनिंग में ऐसा ही होता है अक्सर, ठीक है। एग्जामिनर ने क्या सोच के बनाया है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सेकेंड शिफ्ट में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन क्रिटिकल के थोड़े ज़्यादा देखने को मिले थे, पर फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा थे, ठीक है, इन दोनों शिफ्ट में। एंड देन थर्ड शिफ्ट वॉज ईजी comparative to first and second. So this is the comparison for the all shift. Now we are talking about the first shift analysis, ठीक है। तो हम वन बाय वन सारे सेक्शन को देखते हैं कि उनमें क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जीए की बात करते हैं। तो यहाँ पर डेटा बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, जैसे कि परसेंटेज वाइज, अमाउंट वाइज, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे, लाइक डीजीसीए हैड पूछा था, फिर प्लूटो कब ड्रॉन हुआ था ये पूछा था, बीमा सखी योजना के बारे में उसकी मैक्सिमम एज क्या होती है ये पूछा था, लोकपाल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, कॉफ़ी एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन सा है, देन WEF की थीम क्या थी, ठीक है, एंड T20 वर्ल्ड कप में विनिंग टीम कौन सी थी, एंड देन MCC मेंबर भी पूछा था, ठीक है। और पंचमढ़ी कहाँ पर है लोकेटेड, तो मध्य प्रदेश में, ये सभी को पता होगा, ठीक है। एंड ब्रिक्स कंट्री में लास्ट जो ऐड कौन सा हुआ है, रिमूव कौन सा हुआ है, ऐसा ही था। और एक संतोष ट्रॉफी। तो ये क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा ईजी थे, तो ये तो कर ही दिए होंगे ऑब्वियसली सबने, ठीक है। मैंने नहीं किए क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था, मतलब बहुत कम ही किए। सूर्य किरण एक्सरसाइज भी पूछा हुआ था। सो ये सारे क्वेश्चंस है फ्रॉम द जीए। और फर्स्ट शिफ्ट में जो जीए आया था वो सितंबर टू अक्टूबर क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, ठीक है। तो जहाँ मैंने तो प्रिपेयर किया था लास्ट 3 मंथ का, जनवरी फरवरी मार्च, और मेरे साथ तो मजाक हो गया, ठीक है। और जनवरी फरवरी मार्च में भी मैंने बैंकिंग न्यूज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी, क्योंकि पिछले साल भी बैंकिंग न्यूज़ ज़्यादा आई थी, ठीक है। तो बिल्कुल गेम उल्टा ही हो गया, बैंकिंग से तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पूछा गया, ठीक है, नो बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन, ठीक है। और मुझे तो स्लाइटली इंक्लाइन लगा एसएससी, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस थे इस बार, ऐसे नहीं थे, वो आते हैं ना कि डेटाबेस क्वेश्चन, कोई सी स्कीम है उसके बारे में फर्स्ट स्टेटमेंट दे दिया, फिर सेकेंड स्टेटमेंट दे दिया, अब उनमें से पूछ लिया कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, वन लाइनर ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन वॉज ईजी। तो ऐसे क्वेश्चन तो एसएससी में ही देखने को मिलते हैं ना। तो यहाँ पर ऐसा हुआ, बैंकिंग अवेयरनेस उतना नहीं पूछा गया, बैंकिंग जैसा था ही नहीं जीए, ठीक है। तो यहाँ पर जीए तो मेरा बहुत ही ठीक नहीं गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं टोटल, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्यूरेसी भी मेंटेन करना था, इसलिए मैंने कम ही क्वेश्चंस मार्क किए। मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, ठीक है, तो इसीलिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कम ही हो पाए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इंग्लिश सेक्शन पे। तो इंग्लिश में फर्स्ट हमने देखने को मिला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें 5 से 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। और जो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो इंटरव्यू स्किल पे बेस्ड था, तो इसमें 5 से 7 क्वेश्चन थे। और पैरा जो था इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वो बहुत ही छोटा था, बट जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहे थे। लाइक हमने इन्फरेंस के क्वेश्चंस देखे, और मतलब पैराग्राफ में से इजीली नहीं मिल रहा था कोई भी डेटा, तो इसलिए ये थोड़ा सा टफ था। एंड देन क्लोज टेस्ट में भी A to F एक क्लोज टेस्ट आया था, जिसमें A to F वर्ड पूछे थे कि इसके यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा, ठीक है। तो ये था। एंड देन पैराजम्बल थे, पैराजम्बल मैं हमेशा स्किप करती हूँ क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है मेरे लिए, तो मैंने पैराजम्बल भी ठीक से पूरा, मैं घबरा क्यों रही हूँ बोलते हुए, ठीक है। सो
पैराजम्बल भी बहुत ऐसा था, फिर कनेक्टर्स पूछे गए थे, फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे। तो ऐसे करके इंग्लिश में भी ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाए मेरे, बट हाँ 21 अटेम्प्ट किए मैंने, क्योंकि मुझे ना एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी थी। सो 21 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। पहले हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर डिटेल में हम क्वांट की बात करेंगे। अब रीजनिंग में कोडेड इनइक्वालिटीज़ थी, 2 क्वेश्चन थे, फिर रिजल्टेंट रोज बेस्ड क्वेश्चन थे, अल्फा न्यूमेरिकल रिजल्टेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर इनपुट आउटपुट था, डेटा सफिशिएंसी था, डेटा सफिशिएंसी इट मीन्स फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें कुछ कंडीशन दे रखी थी, 2-3 कंडीशंस, और वो अप्लाई हो रही है कि नहीं, किसी एक स्टेटमेंट से बन रहा है या 2 स्टेटमेंट से बन रहा है, ऐसे क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट था। ठीक है, स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट था ब्लड रिलेशन में, और मैंने ये ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया। देखो फर्स्ट मैंने ना जैसे ही रीजनिंग है मैंने ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया, मैंने कंडीशन सारी नोट की, बट हुआ क्या कि मैं एक लाइन पढ़ना ही भूल गई, तो वहाँ से मेरा जो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया, एक लाइन मिस कर दी मैंने। अब एक लाइन मिस करना मतलब बहुत बड़ी बात है पजल में, तो वहाँ मैं रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने 5 से 6 मिनट वहाँ पे देखा, और फिर मैंने देखा नहीं बन रहा है, तो मैंने सोचा कि आगे ही बढ़ना सही होगा, तो बस मैंने स्किप कर दी 5 से 6 मिनट फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ही थी ब्लड रिलेशन, पहली बारी में मैंने 6 से 7 मिनट वेस्ट कर दिए, और अब मैं आगे आई हूँ कोडेड इनइक्वालिटीज़ पर। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीज़ें की, मिसलेनियस किए, और इसमें मिसलेनियस भी ज़्यादा नहीं थी फर्स्ट शिफ्ट में, पजल्स ज़्यादा थी, पजल 2 से 3 थी, तो फिर भी मैंने एक पजल बनाई है। कौन सी? ये मंडे टू फ्राइडे वाली पजल बनाई है। ठीक है, और मंथ और डेट वाली भी पजल स्टार्ट की थी, बट वो भी पूरी नहीं बनी। 9% वाली पजल थी ये, मंथ 3 मंथ में 3 डेट्स में था डेटा, और बस वहाँ पे भी मैं कुछ मिस आउट हो गई थी, क्योंकि फर्स्ट में गड़बड़ हो गई थी ना, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ भी देखने को मिला। और मंडे टू फ्राइडे वाली पजल मैंने की और अच्छी की, और क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस किए, और मिसलेनियस के क्वेश्चंस किए, तो ऐसे करके मैंने 17 अटेम्प्ट यहाँ पर किए। ठीक है, 17 अटेम्प्ट यहाँ पे किए, क्योंकि मुझे एक्यूरेसी भी मेंटेन करके चलना था इसलिए। ठीक है, सो ये हो गया। अब बात करते हैं हम क्वांट की डिटेल में। ठीक है, सो क्वांट में सबसे पहली बात है कि सिंप्लीफिकेशन देखने को मिला, अप्रॉक्सीमेशन देखने को मिला, 2 से 3 क्वेश्चन, फिर क्वाड्रेटिक देखने को मिली, जैसे कि हम प्रीलिम्स में देखते हैं, तो इसलिए ये सेक्शन भी इजी हो गया है ना। 5 क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक के देखे, फिर सीरीज थी एक PQRST, ये 5 वैल्यूज़ हमको फाइंड करनी थी, और उन्हीं वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन थे 2 से 3। ठीक है, और एक और सीरीज़ थी, मुझे याद आ रहा है कि वो मिसिंग सीरीज़ थी, है ना, एक और सीरीज़ थी वो मिसिंग सीरीज़ थी। एंड देन अरिथमेटिक थे। ठीक है, अरिथमेटिक भी की है मैंने, ये सारी चीज़ें की। ठीक है, और फिर DI की, है ना, तो पाई चार्ट किया हमने। पाई चार्ट DI थी एक, पाई चार्ट DI में ना एक ऐसी वैल्यू दे रखी थी, बॉयज़ एंड गर्ल्स का डेटा दे रखा हुआ था, एक कॉलेज था या फिर कुछ था, जिसमें 8000 टोटल स्टूडेंट थे, और यहाँ पर ABCD करके यहाँ पे दे रखा था 22%, 17%, देन x+3, x+5, x+8, और ऐसा कुछ दे रखा था। तो यहाँ पे मुझे इतना याद आ रहा है कि x की वैल्यू जो आई थी वो 12.5 आई थी। ठीक है, तो अगर आपका भी यही आंसर आया है इसका, तो प्लीज़ देखिए कमेंट में उसको बताना। ठीक है, और इन्हीं पर बेस्ड डेटा बेस्ड क्वेश्चंस थे, 4-5 क्वेश्चन थे इसके। एंड देन फिर बारग्राफ था। बारग्राफ में हमने एक फेल्यूर अपीयर्ड पर्सन इन द एग्जामिनेशन देखा था, जिसमें पास एंड द फेल स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, तो एक वो वाली बारग्राफ DI थी। ठीक है, बट मेरी फ्रेंड बोल रही थी कैसलेट DI भी थी, और मैंने तो कैसलेट देखा ही नहीं, बट उसने बोला था तो मैंने सब मेंशन कर दिया यहाँ पर कि एक कैसलेट भी थी, पर मैंने कैसलेट देखी ही नहीं, या तो मैंने ही नहीं देखी है, या तो फिर वो लास्ट में होगी, है ना। और देन फिर कॉलम बेस्ड था, कॉलम बेस्ड भी एक DI थी, जिसमें मैंगो, एप्पल और मैंगो की बात हो रही थी, है ना, तो ऐसे करके एक DI थी। ठीक है, एज बेस्ड एक क्वेश्चन था अरिथमेटिक में, तो ये मुझे अभी इतना याद आ रहा है, और बस यही क्वेश्चन थे।
सिंप्लीफिकेशन देखने को मिला था। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इस शिफ्ट में 30+ तो किए ही है, 25+ तो सभी ने किए हुए होंगे, है ना। और मेरे अटेम्प्ट थे इसमें 32 क्वार्ट में, क्योंकि मैंने ना इसमें एक जगह गलत डेटा पिक कर लिया था एक डीआई में। कौन सी डीआई थी वो? कॉलम बेस्ड डीआई थी शायद, हाँ वो वाली अपीयरेंस वाली डीआई। तो उसमें वो जो स्टूडेंट अपीयर इन द एग्जामिनेशन वाली डीआई में एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने वैल्यू गलत देख ली थी, तो उसकी वजह से मेरा वहाँ पर 2 से 3 से 4 मिनट वेस्ट हो गया, और वो क्वेश्चन का आंसर भी सही नहीं आया। तो नहीं तो मैं 2-3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर पाती। तो ऐसे करके सारे सेक्शन की बात की जाए तो जीए में 15, देन रीजनिंग में 17, देन इंग्लिश में 21 और यहाँ पर 32। तो ऐसे करके मेरे अटेम्प्ट्स हुए हैं, ठीक है। एक्यूरेसी का ध्यान में रखते हुए किए तो 12 + 2 ये हो गया 15, 85 क्वेश्चंस हुए हैं अटेम्प्ट। अब देखते हैं, वी कैन होप फॉर द बेस्ट ना। तो बस होप है अभी कि हो जाए, क्योंकि एक्यूरेसी का ध्यान में रखते ही मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं और मैंने गुजरात से फॉर्म फिल किया हुआ है। सो लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं लास्ट में अपकमिंग एग्ज़ाम्स के बारे में, ठीक है। तो अभी आरआरबी की एग्ज़ाम आने वाली है, 59 डेज़ हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली बचे हैं। तो अगर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में चाहते हैं कि टू डू लिस्ट बनाई जाए डेली, और जो भी मैं टॉपिक्स रिकॉर्ड कर रही हूँ हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वांट के, तो टॉपिक वाइज हम टू डू लिस्ट भी मैं दे सकती हूँ। मतलब एक टॉपिक डिस्कस किया उसके एंड में टू डू लिस्ट, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी दे सकती हूँ, ठीक है। सो अगर मुझे यहाँ पर अच्छे कमेंट्स आते हैं, है ना, और तो फिर मैं टू डू लिस्ट बनाऊंगी, क्योंकि नहीं मैं भी नहीं करना चाहती ना मेरा टाइम वेस्ट जहाँ पर मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि टू डू लिस्ट बनाना चाहिए, सो आई विल ट्राई फॉर इट, ठीक है। सो आरआरबी एग्जामिनेशन, आईबीपीएस और एसबीआई के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ माई प्लान फॉर द अपकमिंग एग्जाम, एंड वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द टू डू लिस्ट। अगर कमेंट्स ज़्यादा आते हैं तो ही बनाऊंगी मैं, ठीक है। So now, thank you for watching everyone. Hope for the best and happy learning. Stay tuned for the next video. Bye bye everyone. Have a nice day.